हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और पूरा डिटेल के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया हुआ है, तो आपको एंड तक देखना है बहुत ही केयरफुली। बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं। सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसके अलावा एसटीईएम के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को चुना गया है। नीलिमा कडियाल, डॉक्टर एना बाबू रामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजीव लक्ष्मण कारेंदीकर को। और अभी हाल ही में जारी हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर है, भारत 8वें स्थान पर आया है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर उत्सव आयोजित किया और शेखर पाठक इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द चिपको मूवमेंट ने कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार जीत लिया है। वहीं आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप में रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड जीत लिया है और स्कूल शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया संजय कुमार को। अभी हाल ही में ऑस्कर विजेता जूलिया रिचर्ड का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, किसी भी न किसी प्रकार से दिव्यांग होते हैं, जिन्हें हमारे देश में दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस चुना गया है। कौन सा दिन है? 3 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को ये दिव्यांग लोगों के अधिकारों की भलाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। आगे, हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो दोस्तों भारत एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कहें या कहें कि हम लोग उपाध्यक्ष हैं ही, तो एक एक महीने के लिए जो अध्यक्षता पाते हैं उसके लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। तो दोस्तों भारत दिसंबर 2022 के लिए अध्यक्षता ग्रहण किया है यूएनएससी का। यूएनएससी बोले तो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, एक एक महीने के लिए रोटेशन वाइज मिलता है अध्यक्षता। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें साफ साफ विकिपीडिया पर लिखा गया है कि यूएनएससी जो होता है, जो प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लीडिंग द यूएनएससी काउंसिल। एक एक महीने के लिए मौका मिलता है। किनको मौका मिलता है? जो अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यूएनएससी की जो बॉडी है वो है कैसे स्ट्रक्चर होता है उसका। एक्चुअली में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये 15 जो देश होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। 15 में 5 तो इसमें स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन से हैं? यूएस है, यूके है, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन इनमें से 5 जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष चेंज होते हैं। यानी 5 को हर दूसरे वर्ष 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। ऐसे ही 2 वर्षों के लिए भारत अस्थायी सदस्य बना था। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना था, या कहें अस्थायी अध्यक्ष बना था यूएनएससी का। ठीक है ना, तो 8वीं बार बना था 2 वर्षों के लिए, 2021 में बना था। तो उसमें दूसरी बार मौका मिला है भारत को कि अध्यक्षता करो आप। ठीक है, रोटेशन वाइज ये चलता है प्रत्येक महीने कर करके। तो अब जो देखो प्रत्येक महीने कर करके चलता है, तो 2 बार लगभग मिनिमम मौका मिलता है। तो इस बार 1 दिसंबर से भारत जो है ये अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है 1 महीने के लिए। यहाँ पर मैं पूरा लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे अगस्त 2021 में एक बार भारत को मौका मिला था। जब 2021 में अध्यक्ष बना तो उसमें 2021 में अगस्त महीना अपना मिला था अपने आप को। उसके बाद आप अगर आते जाओगे तो ये बाकी के अस्थायी सदस्य देश हैं, अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर दिसंबर 2022 में एक बार फिर से इंडिया को मौका मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम देखो कौन है अपना जो यूएनएससी में, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भारत की राजदूत है, वो कौन है? रुचिरा कम्बोज। इस टाइम पर कौन थे? टीएस तिरुमूर्ति जी थे और एस जयशंकर जी थे, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ था।
तो भारत कब कब अध्यक्षता पाए ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो एक तो आप बताएंगे अगस्त 2021 में, दूसरा दिसंबर 2022 में। क्लियर। टोटल अगर अभी तक के इतिहास में बात करें तो भारत जो है अभी तक 8 बार अस्थायी अध्यक्ष बन चुका है यूएनएससी का। कब कब? 1950, 67, 72, 77, 84, 91, 2011 और 21 में 2-2 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। बाकी जानकारी आपको बता दी गई है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। पिछले महीना अगर पूछा जाए तो पिछला महीना आप बता देंगे घाना। अभी पिछले महीने मैंने क्वेश्चन कवर भी कराया हुआ था कि घाना पिछले महीना नवंबर के लिए अध्यक्षता पाया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड दोस्तों मिला है अभी हाल ही में अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा आपको पता है ये कौन है? इन्होंने पैरालंपिक जब हुआ था तो 2 मेडल एक साथ एक ही पैरालंपिक में जीत करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं जो एक ही पैरालंपिक या किसी भी बड़े इवेंट में, टूर्नामेंट में 2-2 बार मेडल जीती हूँ। तो एक तो इन्होंने गोल्ड जीता था 10 मीटर के इवेंट में, और एक बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 50 मीटर के इवेंट में। ठीक है ना? तो ये 2 मेडल जीती हुई थी, गोल्ड और ब्रॉन्ज, टोक्यो पैरालंपिक्स में। ठीक है ना? तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड इनको दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इसके लिए। तो फिक्की ने टर्फ 2020 के लिए इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा करी हुई है। अब इसके अलावा भी कुछ और भी अवार्ड दिए गए, जैसे जो पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं सरकार तलवार, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं श्रेय कात्यायन को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। क्लियर। फिक्की आया है। फिक्की से रिलेटेड अभी एक और न्यूज आई थी कुछ दिन पहले। मैंने आपको बताया था कि फिक्की के द्वारा राजेंद्र पवार को, किसे? राजेंद्र पवार को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी, राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिक्की ने ही। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, आगे। हाल ही में किस पुस्तक ने यूके नॉन फिक्शन बुक प्राइज बिली गिफोर्ड 2022 जीता? तो अभी हाल ही में सुपर इन्फिनिटी ने ये पुरस्कार जीता है, यूके नॉन फिक्शन बुक प्राइज बिली गिलफोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द विली गिलफोर्ड प्राइज फॉर नॉन फिक्शन। ये उसी की एक्चुअल में वेबसाइट पर मैं गया हुआ था और वहां से ये इमेज ली गई है। ये इनकी पुस्तक थी सुपर इन्फिनिटी, जो कि जॉन डेन की जीवनी है, बायोग्राफी है। इसको लिखा किसने है? कैथरीन रंडेल ने लिखा हुआ है, और इनकी इसी पुस्तक ने ये पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, सुपर इन्फिनिटी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डॉन। तो ये दिया गया यूके नॉन फिक्शन बिली गिलफोर्ड के द्वारा ये पुरस्कार। ठीक है, पिछली बार की अगर विजेता की बात करें तो वो पैट्रिक रेनेड कीफ की पुस्तक थी एम्पायर ऑफ द पेन। ओके, तो इस बार इसने जीता है। सुपर इन्फिनिटी ही अगर आप याद रखेंगे ना तब भी सही है, केवल इतना ही याद रखिए। अगला, हाल ही में कहां पर दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अभी हाल ही में इंडिया गेट पर ये मेला आयोजित हुआ दिव्यांगजनों के लिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए। तो एक प्रकार से अब वो लोग के लिए एक प्रकार से मंच था, मतलब जो कोई दिव्यांग कोई कलाकार है, या दिव्यांग किसी भी फील्ड में कोई आर्टिस्ट है, या दिव्यांग कोई बिजनेसमैन है, या छोटा मोटा व्यापारी है, उसके लिए यहाँ पर एक मंच प्रदान किया गया। उसके सम्मान में यहाँ पर एक मेला आयोजित हुआ, दिव्य कला मेला। ठीक है, इंडिया गेट पर, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है स्थापित करी गई है। आपको पता है, बताया था मैंने कि अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया नेशनल वार मेमोरियल में, और वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति अब स्थापित कर दी गई है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद रोड पर सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के पास में इंडिया गेट पर नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए 2 दिसंबर को, और अभी 3 दिसंबर को मैंने आपको बताया दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। अगला, 4 दिसंबर 2022 को कौन सावा भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना दिवस तो आप सबको पता है कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलो ठीक है, इतना तो सबको पता है। लेकिन ये बताइए कि इस बार कौन सावा भारतीय नौसेना दिवस था? इस बार था दोस्तों 51वां भारतीय नौसेना दिवस। एक्चुअल में भारतीय नौसेना दिवस 1972 से मनाया जाना शुरू हुआ। मनाए जाने का कारण क्या था? 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, उसकी याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसकी विजय की याद में। तो 1972, जब देखो एक्चुअली में ना 1971 में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अटैक किया था, 3 दिसंबर 1971 को।
उसके बाद फिर उससे बदला लेने के लिए, उसको जवाब देने के लिए 4 और 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने अटैक किया था पाकिस्तान पर और उसको भगाया था यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारा लॉस उसका कराया गया था। तो 4 और 5 दिसंबर को जब ऐसा किया गया था तो 4 दिसंबर को उसी को याद करते हुए अगली साल से यानी 1972 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो इस बार 51वां भारतीय नौसेना दिवस था। ठीक है, जो कि सेलिब्रेट किया गया अभी बहुत ही धूमधाम से। ओके, ये 4 और 5 दिसंबर को देखो भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर। अच्छा, एक चीज और पूछा जाएगा आपसे कि जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया वापस में तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आप बताएंगे ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, अंग्रेजी में बताएंगे तो ट्राइडेंट और हिंदी में ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है, तो आर हरि कुमार जी जो कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं, इन्होंने अभी मैं आगे बताऊंगा आगे के क्वेश्चन में 2047 तक भारतीय नौसेना को इन्होंने अनाउंस किया है कि आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है गोइंग आउट टू द नेबर्स ऑफ द मैरीटाइम। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, थीम पूछी जाती है नौसेना दिवस की, वायुसेना दिवस की भी थीम पूछी जाती है, भारतीय सेना दिवस की भी थीम पूछी जाती है। थीम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो, अच्छा, भारतीय नौसेना का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय नौसेना 1612 में आई हुई थी, अस्तित्व में आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल इंडियन नेवी नाम दिया था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय नौसेना का पुनर्गठन किया गया। वैसे भारतीय नौसेना शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जी का भी था, तो इस वजह से अभी आपको पता होगा जब भारतीय नौसेना का नया जो झंडा लॉन्च किया गया है, नया फ्लैग लॉन्च किया गया है, उसमें शिवाजी का के टाइम का सिंबल भी उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू करी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अब ओडीओपी योजना की तर्ज पर, जो ओडीओपी थी ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, उसी की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे, द प्रिंट का आर्टिकल है आपके सामने, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। इसके तहत क्या होगा? बड़ा सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, एक जिले के एक स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। जिस जिले की जो खेल जो विशेष होगा उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ओडीओपी की तर्ज पर, जहां पर जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता था, यहाँ पर एक खेल को प्रमोट किया जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं तो टाइम जाएगा, आपको बोलते चलता हूँ, आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किसकी हो गई? ओडीओपी जिसे कहते हैं, यूपी की योजना हो गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, ये भी यूपी की हो गई। एक जिला एक शिल्प अभियान किसका हो गया? मध्य प्रदेश का हो गया। अच्छा, एक जिला एक उपज अभियान, यहाँ पर देखो, एक जिला एक उत्पाद है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक जिला एक उपज अभियान किसका है? ये भी मध्य प्रदेश का है। एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट, या कहें वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, या कहें कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किसकी है? ये हरियाणा की है। किसकी? हरियाणा की, हरियाणा की है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वन स्कूल वन आईएएस योजना किसकी है, तो ये केरला की है। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरला की है। केंद्र सरकार ने भी शुरू किया है कुछ, वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी एक देश एक उर्वरक योजना, वन नेशन एंड वन कार्ड, वन राशन कार्ड योजना शुरू किया गया, वन नेशन वन टैक्स योजना जिसे जीएसटी कहते हैं, ये शुरू किया गया। तो ये केंद्र सरकार की 3 चीजें हो गई। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है और इसमें शीर्ष पर है लखनऊ। एक्चुअली में देखो, अगर आपसे पूछा जाए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर कौन है, तब आप बताएंगे लखनऊ। ठीक है ना, यहाँ पर मुरादाबाद भी ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में अगर बदलाव किया जाए तो ये लखनऊ होगा। ठीक है, अभी मैं पूरा आपको समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। देखो, केंद्र सरकार ने भी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। इसने बताया है, इसने 3 कैटेगरीज में बेसिकली अवार्ड भी दिया हुआ है इन शहरों को जो टॉप पर आए हुए हैं। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी? आबादी के आधार पर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर, ठीक है, 3 लाख प्लस आबादी वाले शहर, और 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर, और 0 से 3 लाख आबादी वाले शहर। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज में चुना है कि जहां पर सबसे ज्यादा शुद्ध वायु है। ठीक है, और उनके नगर निगम को सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है।
तो ऐसे में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में लखनऊ है शीर्ष पर, और वहीं 3 से 10 लाख की आबादी के बीच वाले शहर जो हैं उनमें मुरादाबाद है टॉप पर, ठीक है, मुरादाबाद टॉप पर है। और 0 से 3 लाख तक की आबादी यानी कि छोटे शहर जो हैं उनमें सबसे स्वच्छ वायु कहाँ पर है? देवास में। कहाँ पर? देवास में है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यहाँ पर देख पाओगे आप, लखनऊ टॉप्स क्लीन एयर सर्वे अमंग इंडियाज 47 बिगेस्ट सिटीज। भारत की 47 बड़ी शहरों में लखनऊ टॉप पर रहा है, ठीक है। प्रयागराज, वाराणसी यूपी के टॉप सिटी रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ सारी चीजें लिख भी दी गई हैं। कितना कितना पुरस्कार राशि मिला है? तो लखनऊ चूंकि बड़ी आबादी वाला शहर है, इसको 1.5 करोड़ मिला इसके नगर निगम को, मुरादाबाद को 75 लाख और देवास को 37.5 लाख रुपए दिए गए। क्लियर? यहाँ के नगर निगम को सम्मानित किया गया है। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट। अगर आपसे स्वच्छ शहर पूछा जाए, स्वच्छ शहर पूछा जाए, स्वच्छ शहर पूछा जाए, तब आप बताएंगे इंदौर, लगातार 6वीं बार, ठीक है। अगर आपसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए, स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश स्वच्छ राज्य बना है। मध्य प्रदेश, पिछली बार छत्तीसगढ़ था, ठीक है, इस बार मध्य प्रदेश स्वच्छ राज्य का अवार्ड जीता है। अगला, अच्छा एक चीज और, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की किताब आ गई है आप लोग के लिए, और आप लोग इसको फटाफट से लेना शुरू कर दो। अब लोगों के पास पहुंचना भी शुरू हो गई है, तो जिनके जिनके पास किताब पहुंच रही है प्लीज अमेजन पर भी अपना फीडबैक डालें, वहां पर रिव्यू करें, रेटिंग करें, ठीक है, जिससे बाकी लोगों को किताब के बारे में और अच्छे से पता लग पाए। ओके, ये ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है। आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर या फिर जनवरी में, तो आपको इसके अलावा एक भी सिंगल करंट अफेयर की पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आप किसी भी इंडिया के एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, इवन पीसीएस तक की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में मिलने वाली हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में मेरे द्वारा एक एक लाइन लिखी गई है। मैं बाकी के पुस्तकों की तरह न्यूज आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं, अखबारों को कॉपी पेस्ट नहीं करवाता हूं। यहाँ डेली का डेली आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो बनाई जाती है और डेली का डेली टाइप किया जाता है मैटर। तो इस वजह से बहुत ही आसान भाषा में, जो भाषा आपको समझ में आए उस भाषा में किताब लिखी गई है। अगर पेपर वाली न्यूज यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर दी जाएगी ना, तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से आप पेपर पढ़ते हो और शाम तक पूछा जाए पेपर का कुछ भी नहीं याद रहता, उसी हिसाब से आपको उन किताबों का भी दिखेगा, और इन किताब में अगर आप कंपेयर करके देखना चाहोगे तो मिलेगा मैटर, ठीक है। मेन बात होती है कंटेंट की। तो जिन लोगों को, ये मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं सर आपकी पुस्तक बड़ी महंगी हो जा रही है। तो देखो, महंगी होने का यही कारण है, इसमें कंटेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और इस वजह से ये पुस्तक ज्यादा पेजेस की हुई है। कम पेजेस दे करके भार नहीं उतारा गया, ठीक है। 80-90 पेज नहीं है, इसमें 168 पेज है, और 168 पेज मिनिमम फंड करके 370 पेज का पूरा कंटेंट 168 पेज में करके किया गया है, फंड छोटा और कंप्रेस करके, ठीक है ना। तो मतलब कंटेंट में एकदम बिल्कुल दम है, इसी वजह से लोग ले भी रहे हैं इसे, और आप लोग भी जल्दी कीजिए वरना मौका हाथ से चला जाएगा आपसे। आप हर महीना जो 80-80, 90-90 रुपए की किताब लेते हो, उससे अच्छा एक ब्रह्मास्त्र लो, और फिर सभी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए आप बैठो अगर, तो इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाना है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अमेजन पर जाकर के आप एमजेटी बुक लिख करके सर्च करेंगे तो आपको आराम से पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा? यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2047 तक भारतीय नौसेना भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। वैसे मैंने 2047 तक भारत सरकार का एक और लक्ष्य आपको बताया था कि भारत सरकार 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ऊर्जा स्वतंत्र भी भारत रखने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा स्वतंत्र बोले तो हम लोग एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इसके अलावा भारत ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। यूनाइटेड नेशन ने क्या लक्ष्य रखा है? यूनाइटेड नेशन ने लक्ष्य रखा है कि 2050 तक वो जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। वहीं भारत का लक्ष्य है 2070 तक हम लोग जीरो कार्बन एमिशन वाले देश बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ टारगेट्स हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया आपको। फिलहाल 2047 तक भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बन जाएगी, ये अनाउंस किया है अभी एडमिरल आर हरि कुमार जी ने, जो कि वर्तमान में नौसेना के अपने अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड, अपनी नौसेना से रिलेटेड कुछ और चीजें जान लो, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिवस था। आईएनएस विक्रांत जो है ये भारत का पहला इंडिजिनियस वार एयरक्राफ्ट था, ठीक है, विमान वाहक पोत था।
और इसके अलावा एक और विमान वाहक पोत भारत बना ही रहा है, आईएनएस विशाल, जो कि 45% ज्यादा बिगर होगा आईएनएस विक्रांत से। अपने पास 3 अब हो गए हैं विमान वाहक पोत। एक तो आईएनएस विक्रमादित्य है, हालांकि वो इंडिजिनियस नहीं है, स्वदेशी नहीं है, उसको रूस से लिया गया है, लेकिन अब भारत के आईएनएस विक्रांत बना लिया है और उसे शामिल भी कर लिया है और आईएनएस विशाल पर काम कर रहा है, तो 3 हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। भारतीय नौसेना ने 2 सितंबर को दोस्तों एक नया फ्लैग लॉन्च किया, पीएम मोदी जी ने उसको देश को समर्पित किया, भारतीय नौसेना का नया फ्लैग, ठीक है। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी, तो आप देख सकते हो सर्च करके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईयू, G7 देश और ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने मिलकर किस देश के तेल निर्यात पर प्राइस कैप लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है और ये बहुत ज्यादा चर्चे में रही थी। तो दोस्तों ये सब मिलकर के ना यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, G7 कंट्रीज हैं और ऑस्ट्रेलिया, चूंकि इन दोनों देश संगठनों का ग्रुप नहीं है और लेकिन इस मुद्दे पर यह भी सहमति किया है, तो इस वजह से इसको भी अलग से लिखा गया है। तो ये सभी जो देश हैं मिल करके क्या कर रहे हैं, रूस पर प्राइस कैप लगा दिए हैं। $60 पर बैरल का, प्रति बैरल का लगा दिए हैं प्राइस कैप। अब ये प्राइस कैप होता क्या है? पहले तो आप ये आर्टिकल देखो, यूक्रेन वार का ये रिजल्ट आ रहा है कि G7 एंड एलाइज अप्रूव प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। ये प्राइस कैप होता क्या है? देखो मैं आपको पहले यहाँ पर नहीं, यहीं पर समझा देता हूँ, नहीं तो आप वहां पर इधर उधर देखने लगते हो। चलो देखो होता क्या है कि प्राइस कैप का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी आप कोई चीज की मार्केट प्राइस चल रही है किसी भी प्रकार की, यही तेल का एग्जांपल लेकर चलते हैं। अभी वर्तमान में जो मार्केट है उसमें कच्चे तेल की कीमत 85 से $90 प्रति बैरल के आसपास में घूम रही है। अब चूंकि रसिया पर सैंक्शन लगाने के बावजूद भी कुछ देश हैं जिनको तेल लेना ही है, रसिया से ले ही रहे हैं, ठीक है, और रसिया उनको दे भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे में रसिया को प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर बाकी जो देश है ना ये चाह रहे हैं कि रसियन ऑयल ले तो सब, मतलब बाकी जो देश हैं ठीक है ले रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनको लेने दो, लेकिन रसिया को इतना पेमेंट ना करें जिससे रसिया को प्रॉफिट हो और रसिया ज्यादा धन कमाए और उस धन का यूज करे यूक्रेन वार में, ठीक है, वहां की फंडिंग में। तो इस वजह से इस पर लिमिट लगाने के लिए ये लोग क्या किए, $60 प्रति बैरल का लगा दिए प्राइस कैप। प्राइस कैप क्या होता है कि मतलब हम लोग मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिए। अब मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिए तो उसके बाद ये कहे कि जितने भी देश रूस से तेल लेना चाहते हैं या ले रहे हैं लें, ठीक है, लेकिन उसको $60 प्रति बैरल के रेट से ज्यादा ना पे करें, उसको इतना ना पे करें जितना मार्केट में चल रहा है, उसके लिए प्राइस कैप लगाया गया, यानी एक प्राइस पर कैप लगा दिया गया कि फिक्स कर दिया गया, इसके ऊपर इनको ना पे करो, नहीं तो ये ज्यादा प्रॉफिट पाएंगे। अब इसके आगे की कहानी बड़ी लंबी है, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार में कभी वीडियो बना करके बताऊंगा, हो सकता है आज ही दिन में वीडियो पर बना करके बता दूं, ठीक है। बड़ा लंबा राजनीति है और बहुत दिन हो गया रसिया यूक्रेन को छुए, तो चलिए आज दिन में एक वीडियो इस पर लाते हैं, प्राइस कैप को अच्छे से समझाते हैं। फिलहाल मोटा मोटा आपको समझ में आ गया ना, प्राइस कैप एक ऐसा रेट होता है जो सभी लोग जो मिल करके फिक्स कर देते हैं जिससे कि निर्यातक देश जो होता है वो ज्यादा लाभ ना कमा पाए, ठीक है। तो $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा हुआ है। बाकी चीजें मैं आपको आज दिन वाली वीडियो में बताऊंगा कि कारण क्या है, मतलब ये लोग लगाने का महत्व क्या है, ये लोग मिल करके लगा रहे हैं तो क्या जरूरी है कि रसिया माने इसको, या फिर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या भारत ये प्राइस कैप मानेगा, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिलहाल यहीं पर रखते हैं, टॉप 10 करंट अफेयर ये था क्वेश्चन, और वीडियो काफी लंबी जा रही है। ये 2 क्वेश्चन मैंने कल पूछे थे जिनका आंसर आप बता सकते हैं। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य से शेयर करता है बॉर्डर? सबसे शेयर करता है कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, ठीक है। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है डिजी यात्रा सेवा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है। अभी हाल फिलहाल में 3 और जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां पर शुरू किए गए हैं, इस वजह से डिजी यात्रा सेवा आई है चर्चे में, लेकिन क्योंकि जब भी कोई सेवा शुरू होती है तो हमेशा पहला पूछा जाता है, तो इस वजह से पहला वाला याद आप करिए और पहले वाले का आप नाम बताइए। ये जो मैं क्वेश्चन का प्रकार आ चुका हूं बहुत पहले। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, इसको भी बताइए, कल इसको भी बताया गया था आपको। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी एमजीटी ऐप पर, वहां से सॉल्व कर लेना, और वरना टेलीग्राम पर मिलेगा। इतना ही रखते हैं, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।